हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स 2023 के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बुक 1 फ्रॉम चैप्टर 1 to 8 के VVI गेस क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप एंड VVI प्रॉब्लम्स को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो पार्ट 1 है। बुक 2 के लिए पार्ट 2 का वीडियो इंग्लिश मीडियम में 2023 फिजिक्स पेपर्स के लिए जल्द ही अपलोड किया जाएगा। 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 के लिए बुक 1 एंड बुक 2 के VVI शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप के वीडियोज़ को मैंने बहुत पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, जिनमें से अधिकांश प्रश्न बिहार 12th बोर्ड के फिजिक्स पेपर का एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। VVI गेस क्वेश्चन नंबर 1, शो डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज capital E vector equals to sigma upon epsilon naught n cap, where sigma is surface charge density and n cap is a unit normal vector to the surface in the outward direction using Gauss's law। गॉसेस लॉ के हेल्प से किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट एन कैप को डिराइव करना है। इस प्रश्न के, जिसे 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और डेरिवेशन में 2023 फिजिक्स पेपर्स में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन 1 का और हो सकता है, यूजिंग गॉसेस लॉ calculate or derive the expression for electric field intensity at a point due to an infinite plane sheet of charge। Now question number 2, derive the expression for torque on an electric dipole in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्ट करने वाला टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। दैट इज टॉ वेक्टर इजकल टू पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और टॉ इजकल टू पी साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज स्मॉल क्यू each are kept 2 meters apart in air। A third charge capital Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium। Find the nature and position of charge capital Q। 2 पॉइंट चार्जेज हैं जिनमें each का वैल्यू स्मॉल q है और बोथ चार्जेज को एयर में 2 मीटर सेपरेशन पर रखा गया है। अब दोनों बोथ चार्जेज को ज्वाइन करने वाला लाइन के किसी पॉइंट पर एक थर्ड चार्ज कैपिटल Q को रखा जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी अननोन है और उसका साइन भी अननोन है। और थर्ड चार्ज को रखने से सिस्टम 3 चार्जेज का सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में हो जाता है। दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू बोथ चार्जेज स्मॉल q एंड स्मॉल q इज 0। नाउ थर्ड चार्ज कैपिटल Q का पोजीशन मालूम करना है किसी पॉइंट चार्ज से स्मॉल q से, एंड उसका नेचर भी मालूम करना है कि नेचर निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इट इज ए प्रॉब्लम, VVI प्रॉब्लम, 2 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड ऑल्सो द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और कोई
कैपेसिटर्स का सर्किट प्रॉब्लम में क्वेश्चन पेपर में दिया हो सकता है और उसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर उसे कैलकुलेट करना क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पार्ट बी इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन का पार्ट बी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दैट इज कैपिटल यू इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर दैट इज माइनस पी कॉस थीटा के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। और अल्टरनेटली हाउ मच वर्क विल डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम दैट इज थीटा इक्वल टू 0 to its unstable equilibrium that is theta is equal to 180 degree. The answer will be work done is equal to W is equal to P, a small p into capital E. A small p is the electric dipole moment, capital E is the electric field, under bracket cos 0 degree for the stable equilibrium minus second position that is cos 180 degree minus cos 0 डिग्री। चूँकि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अस्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा इक्वल टू 0 से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाना है तो आंसर विल बी W इक्वल टू -2 स्मॉल p कैपिटल E। कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों को मिला करके लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है या एक पार्ट में डेरिवेशन होगा, दूसरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए VVI गेस्ट क्वेश्चन। पार्ट ए डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक और विदाउट ए डाइइलेक्ट्रिक। 3 मार्क्स डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में। एंड पार्ट बी इज in a parallel plate capacitor with air between the plates. Each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the separation between between the plates is 3 millimeter, 3 mm. Part 1, calculate the capacitance of the capacitor. Part 2, if the capacitor is connected to 100 volt supply, what will be the charge on each capacitor? And थर्ड पार्ट भी हो सकता है या दो ही पार्ट इसमें दिया रह सकता है, लेकिन अगर 3 मार्क्स का यह हो 3 मार्क्स का अगर प्रॉब्लम हो गया तो 2 मार्क्स का डेरिवेशन हो जाएगा। एंड पार्ट 3 इज हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ ए 3 millimeter 3 mm थिक माइका शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। यह NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम है तो, लेकिन VVI टेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी करके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पार्ट ए में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट ए डाइइलेक्ट्रिक और विथ ए डाइइलेक्ट्रिक दोनों में से एक ही कोई डेरिवेशन होगा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का। और पार्ट बी में कोई प्रॉब्लम होगा, या प्रॉब्लम या कोई दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है। नाउ गेस क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट किरचॉफ्स रूल्स। Use Kirchhoff's rules or laws to obtain the condition of equilibrium of a Wheatstone bridge। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। किरचॉफ्स रूल्स का स्टेटमेंट 2 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का टू obtain the condition of equilibrium of a Wheatstone bridge। Alternately, only second part may be asked in the CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस। यूज किरचॉफ्स रूल्स टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अलग से भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और
अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में यह और इस पार्ट को, एंड 2 मार्क्स का पार्ट बी में प्रॉब्लम्स टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सर्किट और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स रूल्स टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन ईच पार्ट ऑफ द गिवन सर्किट। तो उस ढंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यूज किरचॉफ्स लॉज टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। और 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ। यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑल्सो डेरिवेशन, इट्स एप्लीकेशन इज डेरिवेशन। यूज इट टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजिशन ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड, और alternately to find magnetic field at the center of a semicircular current loop of a wire of length L। तो ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन हो सकता है, स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ 1 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का डेरिवेशन, या केवल 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। यूज बायोट-सावर्ट लॉ टू ऑब्टेन द expression for or to derive the expression for magnetic field at the axial position of a current carrying circular loop, और ये 3 मार्क्स का भी अकेले हो सकता है सेपरेटली। और अगर सेमी सर्कुलर करंट लूप जो कि किसी एक वायर जिसका लेंथ एल है उसको सेमी सर्किल के रूप में बेंड कर दिया गया है, तो उसके सेंटर पर, सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा, तो बायोट-सावर्ट लॉ को भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स का डेरिवेशन सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पर एंड 1 मार्क्स का स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ। और ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो अकेले भी 3 मार्क्स का डेरिवेशन हो सकता है। और बायोट-सावर्ट लॉ के हेल्प से किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए सीबीएसई 12 बोर्ड में भी सीबीएसई 12 बोर्ड में पूछा जाता है। इसके अलावा अदर स्टेट बोर्ड से भी पूछा जाता है, जैसे 2019 एग्जाम में पूछा गया था, 2019 सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में, तो वह भी 2 मार्क्स का होगा। यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो उसके साथ 1 मार्क्स का स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ या कोई प्रॉब्लम भी उसके साथ शॉर्ट प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो बायोट-सावर्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन खास करके पार्टिकुलरली सर्कुलर लूप के एक्सिस पर और सर्कुलर लूप के सेंटर पर या सेमी सर्कुलर वायर, एक वायर है जो इसको सेमी सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया है, तो उसके जिसका वायर का लेंथ एल है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड या इसके साथ एक प्रॉब्लम भी करंट कैरिंग ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज गिवन बाई B = μ0 I/2πd, उस फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। या बायोट-सावर्ट लॉ पर बेस्ड B = dV = μ0/4π आइडियल sin θ/r² पर भी बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो किरचॉफ्स रूल का एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स रूल्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसे हम लोग बाद में प्रॉब्लम्स को इस बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड बायोट-सावर्ट लॉ, उसका एप्लीकेशन और उस पर बेस्ड करंट कैरिंग स्टेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर का फार्मूला जिसको मैंने मेंशन किया B = μ0 I/2πd, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 BBI गेस क्वेश्चन, यह भी एक इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है, 3 मार्क्स डेरिवेशन। यूज एम्पियर सर्कुलर लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और alternately to obtain the expression for magnetic field at a point due to a current carrying thick wire
और करंट कैरिंग थिक सिलिंड्रिकल वायर। तो खासकर सोलेनॉइड के कारण, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज कर इसे यूजुअली पूछा जाता है CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड ऑल्सो इन सम स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस। एंड कभी कभी लॉन्ग करंट कैरिंग थिक वायर है तो उसके कारण उसके किसी पॉइंट पर, उसके इनसाइड या आउटसाइड या उसके सरफेस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए फिजिक्स पेपर्स में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ऑल्सो इट इज ऑल्सो ए 3 marks डेरिवेशन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नाउ क्वेश्चन 10, यह एक VBI क्वेश्चन है 3 marks का। स्टेट लेंस लॉ सो डैट लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ का स्टेटमेंट, और उसके साथ यह शो करना है कि लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस है, उसके अनुरूप है। तो इसे भी 1 + 2 marks, दैट इज लेंस लॉ में 1 marks और इसमें सो डैट लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 2 marks पूछा जा सकता है, या अकेले भी कभी कभी सेपरेटली भी सो डैट लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है 3 marks का, जो कि 2023 12th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बिहार बोर्ड में भी इस बार पूछा गया 2 marks में, सो डैट लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको मैंने पहले ही हिंदी मीडियम के 12 स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम के शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस में मेरे वीडियो में यह शामिल था। इसके अलावा जो जिन 12th स्टेट बोर्ड्स का एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स का अभी नहीं हुआ है, उसमें भी कुछ बोर्ड्स में तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को पूछा जाना चाहिए। लेकिन CBSE 12th बोर्ड के लिए भी यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में भी CBSE पेपर्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच इज ए प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन LCR सीरीज सर्किट। ए 200 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ए 200 वोल्ट फ्रीक्वेंसी AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L = 5 हेनरी, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C = 80 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस and a resistor of resistance R = 40 ohm. Number 1, calculate the angular frequency of the source to get maximum current in the circuit, that is in case of resonant, and current amplitude, that is I0 का भी वैल्यू मालूम करना है, और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए LCR सीरीज सर्किट में, तो ω0 के लिए भी ω0 का वैल्यू भी मालूम करना है, और करंट एम्पलीट्यूड भी I0 पिक करंट का वैल्यू भी मालूम करना है। और सेकेंड पार्ट में ऑल्सो फाइंड Q वैल्यू ऑफ द गिवन सर्किट एट रेजोनेंस। तो Q वैल्यू और Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू भी, दैट इज Q फैक्टर का वैल्यू भी, ऑल्सो फाइंड Q फैक्टर ऑफ, दैट इज क्वालिटी फैक्टर इन प्लेस ऑफ Q वैल्यू वी कैन write it as Q factor. Q value is in a nuclear reaction. So Q factor of LCR, also find Q factor of LCR series circuit at resonance. Q factor का भी फॉर्मूला होता है, Q = potential difference, ratio of potential difference across the inductor upon potential difference across the resistor, that is ωL/R, और potential difference across the capacitor upon potential difference across the resistor, that is 1/C⍵R। तो उस फॉर्मूला के हेल्प से क्वालिटी फैक्टर मालूम किया जा सकता है। और LCR सीरीज सर्किट पर यह प्रॉब्लम या इम्पीडेंस भी कैलकुलेट करना है एट रेजोनेंस, वह भी पूछा जाता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम निश्चित रूप से
यूजुअली पूछा जाता है CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड सम 12th स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स पेपर्स में भी। Now VBI guess question number 12, part A, define drift velocity, derive an expression for drift velocity in terms of relaxation time, tau. That is, we have to derive the expression for drift velocity, Vd equals to minus a small e capital E vector upon a small m into tau, where tau is the relaxation time. Part B is a storage battery of EMF 8.0 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. Part 1, what is the terminal voltage of the battery during charging? Part 2, what is the purpose of having a series resistor in द चार्जिंग सर्किट। NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम है यह। तो यह दोनों मिलाकर पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर के 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स 3.9 एंड 3.13 जिसे आप NCERT टेक्स्ट बुक से NCERT टेक्स्ट बुक के हेल्प लेकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3.9 जो कि किरचॉफ्स रूल्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है एंड 3.13 जो कि NCERT चैप्टर 3 का 13 प्रॉब्लम जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड है, जबकि चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 9 3.9 किरचॉफ्स रूल्स पर बेस्ड है। तो इस ढंग के प्रॉब्लम्स 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस CBSE 12th बोर्ड एंड स्टेट 12th बोर्ड्स में 2023 में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अदर्स सर्किट किरचॉफ्स रूल्स एंड इक्विवेलेंट एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ रजिस्टर्स पर बेस्ड अदर्स प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं, जिसे आप सैम्पल्स पेपर से और साइड बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी। यह भी 3 मार्क्स डेरिवेशन जिसमें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल लिखना है एंड उसका वर्किंग को बताना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, और एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है एंड करंट सेंसिटिविटी के लिए एक्सप्रेशन भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ऑब्टेन करना है। प्रॉब्लम्स मोस्टली प्रॉब्लम्स NCERT टेक्स्ट बुक से फॉलो होने चाहिए, इसलिए NCERT टेक्स्ट बुक्स माने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिजिक्स का उसकी तैयारी उसका प्रिपरेशन ज़रूर किया जाना चाहिए। उनमें से कुछ VBI प्रॉब्लम्स को मैंने VBI गेस क्वेश्चंस में इंक्लूड किया है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत से हैं, सभी को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा यह VBI गेस है तो उसको देखते हुए इसका दायरा सीमित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन दायरा सीमित होने के बावजूद भी आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें से कम 60% क्वेश्चंस तो जरूर निश्चित रूप से 60 to 70% क्वेश्चंस CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड स्टेट बोर्ड से 12th स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि बिहार 12th बोर्ड में तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो लगभग 100% था, 90 to 100%। सभी क्वेश्चन जो वीडियो मेरे द्वारा जो वीडियोज अपलोड किया गया था बुक 1 एंड बुक 2 का, तो उसमें से सभी क्वेश्चन जो पूछे गए
बिहार 12th बोर्ड 2023 एग्जामिनेशन में फिजिक्स पेपर में वे सभी शामिल थे उसमें। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी 60 to 70% क्वेश्चन मेरे वीडियोज़ के वह एग्ज़ाम में पूछे गए 12th स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड के फिजिक्स का पेपर में 2023 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटल रिंग्स 1 and 2 lying in the same plane where current I in the wire is increasing steadily। ये वायर है जिसमें करंट I वह इंक्रीज कर रहा है स्टेडली। तो इसके ऊपर एक रिंग है, रिंग नंबर 1, और इस वायर के नीचे भी, मान वायर के ऊपर एक रिंग है सर्कुलर रिंग और नीचे भी रिंग है। इसमें करंट का डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को प्रेडिक्ट करना है इन दोनों मेटल्स रिंग्स में। जब इस वायर से करंट, वायर करंट कैरिंग वायर दोनों बोथ रिंग्स के बीच में रखा हुआ है और इसमें करंट स्टेडली इंक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को इसमें प्रेडिक्ट करना है। तो ये 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जो इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है CBSE 12th बोर्ड में भी एग्जामिनेशंस में, और उसके अलावा 12th स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जामिनेशंस में। तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल एंड लेंस रूल वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ रिंग्स। इन द रिंग 1 डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and in the ring 2, that is the metal ring below the current carrying wire, the direction of induced current will be in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका आंसर भी मैंने बता दिया, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से एंड लेंस रूल के हेल्प से बोथ रिंग्स में करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर एंड नीचे, एबव एंड बिलो बोथ रिंग्स में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को प्रेडिक्ट किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट ए, वाई इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स। इंफ्रारेड रेडिएशंस को हीट वेव्स क्यों कहा जाता है? इसका आंसर का वीडियो मैंने VVI शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन इंग्लिश मीडियम, इसे अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, उसमें आप इसका आंसर दे सकते हैं। एंड भी इंफ्रारेड रेडिएशंस हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसके कारण एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है। सो इंफ्रारेड रेडिएशंस आर नोन एज हीट वेव्स। पार्ट बी, नेम द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज पार्ट 1 सुटेबल फॉर रडार सिस्टम इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन विच इज माइक्रोवेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आंसर इज गामा रेज और एक्स रेज। तो दोज रेडिएशंस का वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज को लिखने के लिए भी 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इसके अलावा मस्कुलर पेन का ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज किया जाता है। Now VVI guess question number 17, which is a 2 marks short answer type guess question. Write 2 important difference between diamagnetic and paramagnetic materials. Diamagnetic material and paramagnetic materials के बीच में 2 डिफरेंस बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो और काफ़ी यह वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चन है 2023 CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए। राइट 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर 2 से अधिक डिफरेंस पूछा जाता है, हो सकता है 3 मार्क्स का अगर पूछे तो 3 डिफरेंस का एटलीस्ट होना चाहिए, तो उसे भी आप लोग तैयार करेंगे। कम से कम 4 डिफरेंसेस एंड 5 डिफरेंसेस तक इसे आप सभी स्टूडेंट्स तैयार करेंगे। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक
materials, also with ferromatic materials, that is distinction between dimatic, paramatic and ferromatic materials. Question number 18. Write two important properties of a material suitable for making number 1 a permanent magnet and number 2 an electromagnet. तो परमानेंट मैग्नेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है. बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2023 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में फिजिक्स पेपर्स में पूछा जा सकता है. CBSE 12th बोर्ड के लिए भी एंड 12th स्टेट्स बोर्ड्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 marks का. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट गेस्ट क्वेश्चन नंबर 19 which is from chapter 4 moving charges and magnetism. Part A, derive an expression for force per unit length of the wire acting between two parallel current carrying wires. 2 parallel current carrying wires है जिनसे होकर के करंट्स फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में. उनके बीच सेपरेशन है. सपोज किया जाए स्मॉल d, तो ईच वायर के पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा सेकेंड अदर करंट कैरिंग वायर के कारण, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 marks डेरिवेशन है जो कि CBSE 12th बोर्ड फिजिक्स पेपर्स प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार पूछा जा चुका है. एंड पार्ट बी, ए करंट ऑफ 20 एम्पियर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स विच आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट. कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर. तो इसके साथ एक प्रॉब्लम है जो कि 1 marks का हो सकता है, 2 marks का डेरिवेशन, तो 3 marks का ये टोटल क्वेश्चन 19. और इस प्रॉब्लम में 20 एम्पियर की जगह वैल्यू चेंज भी हो सकता है. सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है. लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ, इस डेरिवेशन के साथ यूजुअली पूछा जाता है. अगर 3 marks डेरिवेशन में इसे पूछा जाता है, प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है, तो डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर इस डेरिवेशन के साथ एग्जाम में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में फिजिक्स पेपर्स में पूछा जा सकता है. पार्टिकुलरली CBSE बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी, यह डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ ही यह वीडियो अब कंप्लीट होता है.